Yes, student, let's solve the linear programming problem using the simplex method by taking an example. मैंने थ्योरेटिकल जो मेरे को प्रॉब्लम दी गई है थ्योरेटिकल उसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। वो मैथमेटिकल फॉर्म में आपको लिख के बता रही हूँ। पहले सपोज हमारे पास x1 x2 x3 बी द नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, ठीक है। x1 x2 x3 जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं किसकी, ट्रांजिस्टर्स की रजिस्टर्स की एंड इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स की, ठीक है। लेट x1 x2 x3 बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स रजिस्टर्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ओके, अब मुझे देखना है कितनी ट्रांजिस्टर्स, कितने रजिस्टर्स और कितने इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स प्रोड्यूस हों कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो मेरी प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 100x1, यानी कि जितनी मैं x1 जितने मैं ट्रांजिस्टर प्रोड्यूस करूंगी उसकी एक यूनिट पे मेरे को 100 रुपीज़ प्रॉफिट है, ठीक है। प्लस 60x2, राइट, प्लस 40x3, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी कि इसके साथ फिर मेरे पास सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स मेरे पास क्या कंडीशंस हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। इसी तरह से दूसरी कंस्ट्रेंट है 10x1 प्लस 4x2 प्लस 5x3 इज लेस देन इक्वल टू 600। तीसरी है 2x1 प्लस 2x2 प्लस 6x3 इज लेस देन इक्वल टू 300, ठीक है। और नॉन नेगेटिव कंडीशंस क्या है, x1 x2 x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये होती है कंप्लीट एलपीपी, ठीक है, जिसमें ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये मेरे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, लिमिटेशंस हैं, ठीक है। और ये मेरी नॉन नेगेटिव कंडीशंस हैं, नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने मैथमेटिकल फॉर्म को कर लिया। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप इस इनइक्वालिटी को, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन बिना इक्वल साइन के सॉल्व नहीं होती। तो इन इक्वालिटीज को हमें इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। तो अब सो दीज इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्वालिटी। देखो क्योंकि लेस देन इक्वल टू साइन है, सो बाय एडिंग द स्लैक वेरिएबल्स, अब एक वेरिएबल यहाँ, एक वेरिएबल यहाँ, एक वेरिएबल यहाँ ऐड करेंगे। वो स्लैक वेरिएबल्स ऐड करने से ये कंडीशंस बनेंगी। तो कैसे ऐड होंगे देखो आप, वो पहला क्या बनेगा आपके पास, x1 प्लस x2 प्लस x3। अब ये लेस देन इक्वल टू है तो मैं इसमें ऐड करूंगी प्लस s1 इज इक्वल टू 100। दूसरा है 10x1 प्लस 4x2 प्लस 5x3 प्लस s2, ये बन जाएगा 600। 2x1 प्लस 2x2 प्लस 6x3 प्लस s3, ये बन जाएगा 300, ठीक है। तो ये देखो आपने, क्योंकि लेस देन इक्वल टू था तो ऐड करना पड़ेगा। कम, लेस मीन्स कम है, लेफ्ट साइड कुछ कम है जिसे मैंने कुछ ऐड करके इक्वल बना दिया। इक्वल होंगी तभी हम एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इनइक्वालिटीज को कभी सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस s1 इज इक्वल टू दिस 10x1 हो गया। ये सारा तीनों हमने इक्वालिटीज में कन्वर्ट कर दिया। अब जो नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस क्या बनेंगी मेरी, x1 x2 x3 s1 s2 s3 तीनों सब के सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, ठीक है, जितना भी है। अब क्योंकि जो स्लैक वेरिएबल्स हैं जो हमने यूज़ कर रहे हैं ये अनयूज्ड रिसोर्सेज हैं, इनका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो ज़ीरो है ना इनका कंट्रीब्यूशन। तो मेरा जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा ये वेरिएबल्स वाला, इसमें s1 s2 s3 का क्या बनेगा, मतलब ये तो मेरी अब कंडीशंस बन गई, तीन न्यू कंडीशंस। तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या, ये मेरी तीनों कंडीशंस बन गई, मीन्स ये जो तीन कंडीशंस थी वो अब ये बन गई, जो नॉन नेगेटिविटी वाली थी वो मेरी ये बन गई, समझ गए। नॉन नेगेटिविटी रिप्लेस होके ये बन गई, ये जो लिमिटेशंस थी वो ये बन गई। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा बनेगा, आप देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा मेरा मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू
100x1 प्लस 60x2 प्लस 40x3, है ना, प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव में नहीं है तो इनका 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, वेरिएबल भी रखे और कंट्रीब्यूशन भी 0 है। ठीक है, ये मेरा न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना, ये मेरे पास न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना, ये मेरे पास न्यू अपनी इक्वेशंस बनी और ये मेरी नॉन नेगेटिव कंडीशंस बनी। ठीक है, सो ये इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल हमने यहाँ तक निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमने CJ माइनस ZJ की कोस्ट तक इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो अब आप इसको करो और फिर CJ माइनस ZJ फाइंड आउट करो। देखो कैसे फाइंड आउट करोगे और कैसे इसे बनाओगे। पहला सिंप्लेक्स टेबल आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले पहला सिंप्लेक्स टेबल हमने बनाना है। तो देखो पहला सिंप्लेक्स टेबल मैंने आपको क्या बताया था, लेट्स मेक अवर सिंप्लेक्स टेबल। ठीक है, पहला सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे, देखो पहला सिंप्लेक्स टेबल जो मैं बना रही हूँ, मेरे पास मैंने अभी आपको क्या बताया था, सबसे पहले CJ मतलब कि कोस्ट लिखनी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पहले क्या है मेरे पास, अभी देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 100, फिर है 60, अभी जो मैंने कोफिशिएंट बनाए, फिर है 40, फिर है 0 0 0, राइट। उसके बाद मैंने आपको कहा था बेसिक वेरिएबल लिखो यहाँ पे। ठीक है, बेसिक वेरिएबल्स लिखो। फिर मैंने कहा सॉल्यूशन वेरिएबल लिखो। फिर मैंने कहा कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगी, x1 x2 x3 s1 s2 s3। ठीक है, आप देखो सॉल्यूशन वेरिएबल क्या है, आपके पास सॉल्यूशन वेरिएबल में आएगा s1 s2 s3, ये सॉल्यूशन वेरिएबल है। क्योंकि अभी हमारे पास इससे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वेरिएबल तो मैंने b1 b2 b3 बताए थे ना। तो क्या राइट साइड पे आपके पास आया होगा ना, पहला 100 है, दूसरा 600 है और तीसरा 300 है। ठीक है, बेसिक वेरिएबल ये है जिसको मैंने s1 s2 s3 बताया। ठीक है, और इनके साथ एसोसिएटेड कोस्ट जो अभी मैंने बताई CB जिसको नाम देंगे, S1 के साथ एसोसिएटेड 0, S2 के साथ एसोसिएटेड 0, S3 के साथ एसोसिएटेड 0, और ये आपके पास सॉल्यूशन वेरिएबल है 100 600 300। ठीक है, अब आपके पास कोफिशिएंट की जो मैट्रिक्स मैंने अभी आपको बोली है वो क्या है, 1 1 1। देखो पहली इक्वेशन में देखो आप क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस s1, S1 भी 1 है, S2 S3 पहले में नहीं है। दूसरी इक्वेशन में आपके पास क्या है, 10x1 प्लस 4x2 प्लस 5x3 प्लस S2, उसमें S2 है, S3 0। थर्ड क्या आपके पास 2x1 प्लस 2x2 प्लस 6x3 प्लस S3 है, तो ये S3 है तो ये भी 0, ये भी 0, ये 1। ठीक है, ठीक है, तो ये 1 ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब हमने कहा कि हम जो ZJ निकालेंगे, तो ZJ हमारे पास कैसे निकलता है, यहाँ से हमने ZJ निकालना है। ठीक है, अब ZJ कैसे निकलता है, देखो ZJ को जब भी आपने मतलब यहाँ से Z की वैल्यू निकालनी है। अब Z की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन वेरिएबल तो ये है, इसकी कोस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होनी है ना, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके ऐड होके वो सब 0 ही आएगी, तो Z पहले हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप ZJ कैलकुलेट करते हो। अब ZJ कैलकुलेट करते हो तो आप देखो इसकी कोस्ट तो इनिशियल 0 ही होगी ना, 100 इंटू 0 प्लस 600 इंटू 0 प्लस 300 इंटू 0। फिर इसकी देखो इसकी कोस्ट क्या आएगी, इसी तरह से 1 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 0, तो सब 0 के साथ मल्टीप्लाई होके इसके बाद इसकी इनिशियल कोस्ट जो ZJ निकलेगा वो 0 निकलेगा। नाउ दिस इज ZJ, ये आपके पास क्या आ गया, पूरा ZJ, ये पूरा ZJ है। ठीक है ना, ऊपर आपने CJ निकाला है, तो अब आप ZJ माइनस CJ माइनस ZJ निकालो, CJ माइनस ZJ। अब CJ क्या है 100, ZJ क्या है 0, तो पहले में क्या आ जाएगा आपके पास, जब आप इसको निकालोगे 100 और 0, तो 100, 60 माइनस 0 60, 40 माइनस 0 40 और 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0। तो ये आपका पहला टेबल कैलकुलेट हुआ।
ये आपके पास पहला टेबल कैलकुलेट हुआ। यहाँ पर हम आप क्या करेंगे, मिनिमम रेशो, जो मैंने कहा था ना मिनिमम रेशो फाइंड आउट करेंगे। मिनिमम रेशो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब हम इसकी मिनिमम रेशो निकालेंगे इसकी आपके पास जब हम इसको सोल्व करके करेंगे तो मिनिमम रेशो इससे डिवाइड करके निकलनी है, ठीक है। तो डिवाइड करके कैसे निकलेगी आप अभी देखोगे मिनिमम रेशो को। यहाँ पे ही कॉलम बना लो आप मिनिमम रेशो। ये आपके पास आ गया मिनिमम रेशो। अब मिनिमम रेशो के लिए सबसे पहले आपके पास की कॉलम पता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज की कॉलम। देखो की कॉलम क्या होता है, हमारे पास हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सी जे माइनस जेड जे, हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सी जे माइनस जेड जे। अब हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो हम कंसीडर करेंगे, अब इनमें से हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, Cj minus means highest positive value of Cj minus Zj is considered first। तो highest positive value कितनी है 100, ठीक है। सो 100 इज द हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू इन Cj माइनस Zj रो, 100 है इसकी। तो हम इसको ले लेंगे, दिस विल बी माई एंटरिंग वेरिएबल। ये कौन सा होगा मेरा एंटरिंग वेरिएबल, ठीक है। दिस इज एंटरिंग वेरिएबल। इस एंटरिंग वेरिएबल को बोलते हैं की कॉलम। क्या बोलते हैं, की कॉलम, ठीक है। फिर से देखो इसको बोलेंगे की कॉलम। की कॉलम क्या होगा, हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सी जे माइनस जेड जे। जो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ये मेरे पास 100 है, तो ये मेरे पास अब पूरा का पूरा की कॉलम बन गया, ठीक है। ये की कॉलम बन गया। इस की कॉलम से इस सॉल्यूशन वेरिएबल को डिवाइड करके मिनिमम रेशो निकालते हैं। जैसे अब ये की कॉलम बन गया, तो पहले मेरे पास क्या है, यहाँ पे आप देखो 100 और इधर 1 है, तो 100 को आप जो है 1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, पहली रो में 100। 600 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 60। 300 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 150, ठीक है 150। तो अब आपके पास इस तरह से आपने ये मिनिमम रेशोस निकालनी है। मतलब सबसे पहले आपको की कॉलम चाहिए। की कॉलम कौन सा होगा, हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सी जे माइनस जेड जे, वो आपका एंटरिंग वेरिएबल होगा। एंटरिंग वेरिएबल हमारा की कॉलम होगा। उसकी जो एंट्रीज होंगी मीन्स 100 जो 100 है उसको 1 से डिवाइड, 600 को 10 से डिवाइड, 300 को 2 से डिवाइड, वो मिनिमम रेशोज निकाल लेंगे। इधर से हम देखेंगे मिनिमम रेशो किसकी है। देखो मिनिमम रेशो 60 है। 100, 60 और 150 में से मिनिमम किसकी है, 60 है। वो मेरी बन जाएगी की रो, उसको बोलेंगे हम की रो। की रो। और जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन किसका, इंटरसेक्शन की कॉलम और की रो का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पाइवोट एलिमेंट। क्या बोलते हैं, पाइवोट एलिमेंट। तो इधर से मेरा ये की कॉलम गया, उधर से मेरा वो की रो आया। तो आप देखो इसमें पाइवोट एलिमेंट क्या बन गया मेरा, ये है मेरा की कॉलम, ठीक है, ये है मेरी की रो, है ना। तो ये मेरा बन गया 10 मेरा क्या बन गया, यहाँ पे 10 को हम बोलेंगे पाइवोट एलिमेंट। क्या बोलते हैं, पाइवोट एलिमेंट। और हम इसको की एलिमेंट भी बोलते हैं, और हम इसको की एलिमेंट भी बोलते हैं। सो की कॉलम और की रो मीन्स द इंटरसेक्शन ऑफ की कॉलम एंड की रो इज द की एलिमेंट, that is known as the
पाइवोट एलिमेंट। ओके, पाइवोट एलिमेंट का मतलब हो गया कि की कॉलम और की रो का इंटरसेक्शन। अब हम जब पाइवोट एलिमेंट निकाल लेंगे तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टेबल कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ तक आपने समझा। सबसे पहले आपको इनिशियल टेबल में एंट्रीज करनी आनी चाहिए। CB पता होना चाहिए क्या है, बेसिक वेरिएबल पता होना चाहिए, CJ पता होना चाहिए, कैसे एंट्रीज लिखनी है पता होना चाहिए, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल पता होने चाहिए, CJ माइनस ZJ कैसे निकालना है, हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू कैसे निकालनी है, की कॉलम क्या होगा, की रो क्या होगी, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम की एलिमेंट और पाइवोट एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप करो, उसके बाद हम इसका फिर से नेक्स्ट टेबल बनेगा। वो नेक्स्ट टेबल कैसे जनरेट होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके आप इसके टेबल तब तक बनाते जाएंगे जब तक हमारा सॉल्यूशन अराइव नहीं होता। सो दिस इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू अराइव द सॉल्यूशन। ये भी बताऊंगी कि कब हमारे को पता चलेगा कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो अराइव हो गया, वो कैसे पता चलेगा। ठीक है, यहाँ तक पहले फर्स्ट तक आपको हर चीज़, व्हाट इज़ की एलिमेंट, व्हाट इज़ पाइवोट एलिमेंट, व्हाट इज़ की कॉलम, व्हाट इज़ की रो, सब कुछ भी बेसिक्स डेफिनेशंस में आ सकता है, डिफाइन करना भी आ सकता है। ठीक है, तो हर एक को साथ साथ प्रैक्टिस से करो। मैं जिस तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसी तरह से आप भी इसे ध्यान से समझो।